Hello everyone, warm welcome to my channel Learn and Upturn. In our previous video we have talked about micro teaching. इसके पहले की वीडियो में हमने माइक्रो टीचिंग के बारे में डिस्कस किया था कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है, टीचिंग प्रैक्टिस के पहले क्यों करवाई जाती है माइक्रो टीचिंग, या क्या प्रोसेस होते हैं माइक्रो टीचिंग के। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम कि माइक्रो टीचिंग में जब आप अपने क्लास को, अपने क्लासमेट्स को, बीएड क्लासमेट्स को पढ़ाने के लिए जाएंगे तो कौन कौन से स्टेप्स वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। और ऑलमोस्ट ये सारे स्टेप्स ही जब आप अपनी टीचिंग प्रैक्टिस में जाएंगे, जब आप अपने पार्टिकुलर स्कूल में पढ़ाने जाएंगे तो वहाँ भी ये सारे स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। बस कुछ स्टेप्स हैं जो हैं वो चेंज होते हैं, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग के बारे में, ठीक है। तो नंबर 1 स्टेप इज़ इंट्रोडक्शन स्टेप। जब आप क्लास में एंटर करोगे, जब आप अपने बीएड ट्रेनीज़, अपने क्लासमेट्स को कंसिडरिंग एज अ स्टूडेंट पढ़ाओगे, एंटर करने के साथ आपका जो फुल ऑन एटीट्यूड है वो टीचर वाला होना चाहिए। आप एज अ स्टूडेंट वहाँ एंटर नहीं करोगे, एज अ टीचर एंटर करोगे। जो भी डेकोरम होता है टीचर और स्टूडेंट का, जब वो एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं, लाइक पूरी क्लास आपको खड़े होकर विश करेगी, आपको उन्हें हम्बल वे में प्यार से ग्रीट करना है, विश करना है, देन उन्हें बैठने के लिए बोलना है। और अटेंडेंस वगैरह भी कई बार आपको प्रैक्टिस करवाया जाता है, बिकॉज एक्चुअल टीचिंग प्रैक्टिस में आपको अटेंडेंस भी लेना पड़ता है। तो जब आप क्लास में एंटर करेंगे तो आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए? आपके पास लेसन प्लान होना चाहिए, जिसमें आप उस पार्टिकुलर क्लास में, पार्टिकुलर ड्यूरेशन में क्या पढ़ाएंगे उसकी एक ब्लूप्रिंट होगी। लेसन प्लान की भी मैं आपको जो फॉर्मेट है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो वो होना चाहिए उस टाइम आपके पास। आपका कंटेंट तैयार होना चाहिए जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उस पार्टिकुलर ड्यूरेशन में, पार्टिकुलर क्लास में। आपकी टीचिंग एड्स है, जो भी टीचिंग एड्स आप यूज़ कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, आपके अकॉर्डिंग जो भी प्रिसाइज टीचिंग एड है उस कंटेंट के लिए, वो तैयार होना चाहिए। आपका कंटेंट क्लियर होना चाहिए उस टाइम पे, एंड आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने टॉपिक को, आपको अपने कंटेंट को कौन से टीचिंग स्किल्स या कौन से टीचिंग टेक्निक के थ्रू प्रेजेंट करना है जिससे बच्चों को समझ में आए। इंट्रोडक्शन स्किल, अब स्टार्ट होता है एक्चुअल टीचिंग प्रैक्टिस, ठीक है। जब क्लास में इंटर करते के साथ आप क्लास में जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं दैट पार्टिकुलर क्लास में, वो आप पहले नहीं लिखेंगे। आप वो कोशिश करेंगे कि वो आप अपने स्टूडेंट से पूछ सकें, स्टूडेंट से क्वेश्चंस करके उन्हें कुछ हिंट करके पूछ सकें। फॉर एग्जांपल, आप महात्मा गांधी के बारे में क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप पार्टिकुलर कुछ स्टूडेंट्स को रैंडमली उठाकर पूछ सकते हैं कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनके बारे में आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं उनके बारे में। लाइक दिस, जब स्टूडेंट्स फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताएंगे तो ऑब्वियसली महात्मा गांधी का नाम कोई ना कोई स्टूडेंट लेगा आपके क्लास में। देन आपको वहाँ पर अपना टॉपिक बताना है कि टुडेज़ टॉपिक इज़ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। उसी तरीके से कोई नॉर्मल टॉपिक, जैसे आप मनी के बारे में पढ़ा रहे हैं, या टाइम के बारे में पढ़ा रहे हैं, या डिसिप्लिन के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप स्टूडेंट से टॉपिक निकलवाएं, उनसे क्वेश्चंस पूछें। इससे क्या होता है, क्लास लाइवली बनता है, डिस्कशन मेथड होता है क्लास में, जिससे क्लास जो है उससे पैसिवनेस ख़त्म हो जाती है, एक्टिव रहते हैं सारे स्टूडेंट्स और उन्हें भी इन्वॉल्व होने का मौका मिलता है। जब टॉपिक निकल गया, स्टूडेंट से ही टॉपिक निकाला आपने, कई बार होता है कोई टॉपिक हार्ड हो, स्टूडेंट कनेक्ट नहीं कर पाते, तो फिर आप खुद से बता सकते हैं कि आज हम इस बारे में पढ़ेंगे। देन आप उसके बाद बोर्ड पे ब्लॉक लेटर्स में टॉपिक का नाम लिखेंगे, एंड देन हम चलेंगे सेकेंड प्रोसेस में। सेकेंड प्रोसेस इज स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस। इसे अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें तो हम स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज को चेक करेंगे कि जो कंटेंट आज आप उस क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं उस बारे में स्टूडेंट्स कितना जानते हैं, उनकी कितनी नॉलेज है उस बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप फ्रीडम फाइटर महात्मा गांधी के बारे में बता रहे हैं तो आप रैंडमली किसी भी स्टूडेंट्स को उठाकर या उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं कि आप महात्मा गांधी के बारे में क्या क्या जानते हो, या स्पीक फ्यू लाइन्स अबाउट महात्मा गांधी, उनका बर्थ कब हुआ, उनके द्वारा चलाई गई कुछ रेवोल्यूशंस के बारे में जो आप जानते हो वो आप पूरे क्लास के साथ शेयर कर सकते हैं। इन दैट केस क्या होगा कि स्टूडेंट्स की नॉलेज क्या है वो भी आपको पता चल जाएगी, और कोई किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट को अगर किसी पार्टिकुलर एस्पेक्ट
ऑफ द पर्सनालिटी के बारे में पता होगा, वो जब क्लास में बताएगा तो इससे पूरे क्लास को उस बारे में पता चलेगा। तो उनका प्रीवियस नॉलेज आपको चेक करना है कि क्या जानते हैं वो उस पर्टिकुलर कंटेंट के बारे में। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट मतलब होता है काइंड ऑफ फीडबैक देना। जैसे मैंने इसके पहले वाले स्टेप में बताया कि आपने स्टूडेंट्स का प्रीवियस नॉलेज चेक किया, ठीक है। तो जब स्टूडेंट्स बता रहे हैं आपको, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर कर रहे हैं आपको, तो आपको उन्हें अप्रिशिएट करना है, मोटिवेट करना है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अगर सपोज़ कोई बच्चा आंसर करता है तो आप डेफिनेटली उसे गुड, वेरी गुड या इस तरीके की वर्ड्स यूज़ करके अप्रिशिएट करते हैं। बट बहुत टीचर्स जो हैं वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी देते हैं, लाइक हार्श वर्ड्स, या जिसे हम अ काइंड ऑफ स्कोल्डिंग कहते हैं। अगर कोई बच्चा आंसर नहीं दे पा रहा है, स्कोल्ड करते हैं हम उसे कि तुम्हें क्यों नहीं आता, तुमने पढ़ाई नहीं करी। तो आपको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से बचना है, ठीक है। ऑब्वियसली जो आंसर कर रहा है, जिसका रिस्पॉन्स सेटिस्फैक्ट्री, आप उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे ताकि वो मोटिवेटेड फील हो, उसे लगे कि हाँ उसने आंसर दिया तो उसे उस चीज़ के लिए रिवॉर्ड मिला। बट जिन बच्चों को नहीं आता है, आपको उन्हें बिल्कुल नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं देना है। इसकी जगह पर आप कुछ रिफाइंड वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। यू शुड रीड मोर ऑफ इट। आगे से आप पढ़ के आना, जो टॉपिक हमें क्लास में पढ़नी होगी उसके बारे में आप पहले से पढ़ के आना, या इस तरीके के कुछ रिफाइंड वर्ड्स जिससे वो डीमोटिवेटेड ना हो, ठीक है। तो रीइंफोर्समेंट वाले स्टेप में क्या देखा हमने कि आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ज़्यादा देना है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को कम करना है, बच्चों को डीमोटिवेट कम करना है। मूविंग टुवर्ड्स फोर्थ स्टेप इज़ एक्सप्लेनेशन। अब एक्चुअली जो क्लासरूम प्रोग्राम हम समझते हैं कि टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वो एक्चुअल प्रोग्राम। अब जो कंटेंट है अबाउट महात्मा गांधीज़ लाइफ, उसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगी यहाँ से, ठीक है। आपका जो भी कंटेंट है, जो भी आपने लेसन प्लान में तैयार किया है कि आप क्या क्या बताएंगे दैट पर्टिकुलर पर्सनालिटी के बारे में, वो आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन आपको इस वे में करना है कि क्लास में बोर्डम ना हो। लाइक अगर आप उनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में, बर्थ प्लेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, तो देन इन बिटवीन थोड़ा डिस्कशन इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। कुछ स्टोरीज़ बता सकते हैं उनके बारे में, या स्टूडेंट से कुछ पूछ सकते हैं। आपने जो भी एक पैराग्राफ में जो भी बताया, क्लास कितनी अटेंटिव है, तो आप स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, बीच में उन्हें रैंडम स्टूडेंट्स को उठाकर पूछ सकते हैं। ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन पार्ट। आप जिस तरीके से जिस भी टीचिंग टेक्निक्स के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, वो आपका फोर्थ स्टेप हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जिस पे बहुत कम टीचर्स ध्यान देते हैं, और इसी वजह से ट्रेनिंग बीएड जो ट्रेनिंग होती है उसमें ये सारी चीज़ों को सिखाया जाता है। स्टिम्युलस वेरिएशन। स्टिम्युलस वेरिएशन का मतलब होता है कि आपका बॉडी पॉस्चर, बॉडी लैंग्वेज, वॉकिंग स्टाइल, टॉकिंग स्टाइल क्या होगा। आप एक जगह, जैसे मैं यहाँ पर अभी बोर्ड के पास खड़ी होके आप बात कर रही हूँ आप लोगों से, ठीक है। उसी तरीके से जब आप पढ़ा रहे हो क्लास में, तो सिर्फ आप एक जगह पर बोर्ड के पास खड़े होकर ही पूरे क्लास को एड्रेस करोगे, या आप इन द मीन वाइल जो रोज़ होते हैं, डेस्क बेंच के बीच में जो जगह होती है, वहाँ घूमकर लास्ट बेंच तक जाकर अपनी बातों को बोलोगे, या फिर एक जगह प्रॉपरली खड़े होकर या बैठकर अपनी क्लास को एड्रेस करोगे, ठीक है। बेस्ट वे होता है कि जब आप कुछ लिख रहे हैं तो आप बोर्ड के पास रहें, जब आप बोर्ड के थ्रू कुछ समझा रहे हैं तो बोर्ड के पास रहें। अदर दैन दैट, अगर आप कुछ बोलकर क्लास को समझा रहे हैं तो आप मूव करते रहें क्लास में। मूव करने से क्या होगा कि आपका अटेंशन हर बच्चे को लेकर होगा कि हर स्टूडेंट कितना अटेंशन पे कर रहा है, कितना एक्टिव है क्लास में। और समहाउ क्या होता है कि कई बार सिर्फ आगे खड़े होकर बोलने से जो लास्ट बैक बेंचर्स जो हैं वो उतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं क्लास में। तो आपको क्लास में घूम कर पढ़ाना है, ठीक है। जिस तरीके से रो में घूम कर पढ़ाना है। देन हो जाएगा बॉडी लैंग्वेज। आप सिर्फ एक जगह खड़े होकर ऐसे हाथ बांधकर इस तरीके से खड़े होकर सिर्फ लेक्चर दिए जा रहे हो, या बॉडी लैंग्वेज पढ़ाने के समय बहुत ज़रूरी है। बॉडी लैंग्वेज इन द सेंस हैंड मूवमेंट्स हो गया, आई कांटेक्ट क्या है आपका, आप सारे बच्चों को ध्यान से सारे बच्चों से आई कांटेक्ट बनाकर पढ़ा रहे हो लाइक दिस, या सिर्फ
स्ट्रेट देखकर पढ़ा रहे हो। तो आई कांटेक्ट का बेस्ट तरीका होता है कि आप पूरे क्लास को ध्यान में रखते हुए देखते हुए पढ़ाएं। ठीक, वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस आपको कहाँ पर हाई करनी है, किस एग्जाम्पल या किस चीज़ पे आपको स्ट्रेस देकर पढ़ाना है ताकि उसका ज़्यादा ध्यान जाए बच्चों पे, कब आपको वॉइस को बैलेंस करना है। वॉइस मॉड्यूलेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है स्टिम्युलस वेरिएशन में। बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज क्या है आपकी पढ़ाने के समय, वाइल स्टैंडिंग और वाइल सिटिंग। लाइक आप आइडियली बिल्कुल डल की तरह बैठे हो या आप एक्टिवली लाइवली क्लास को पढ़ा रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जो स्टिम्युलस वेरिएशन के अंदर आती हैं। एक टीचर के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है उसके क्लास को एक्टिव या पैसिव बनाने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी। ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी और टीचिंग एड्स आर सेम थिंग। अगर आप अपनी कंटेंट को जिस भी एड्स के थ्रू डेमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो, जिस भी एड्स के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हो, या अगर आप किसी चीज़ को दिखाकर बता रहे हो, ठीक है, या किसी चीज़ को ब्लैक बोर्ड पे लिख कर या डायग्राम या मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है तो सॉल्व करके बना रहे हो, तो आपका ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी जाएगा, ब्लैक बोर्ड पे करोगे आप। या फिर ग्लोब्स, एटलस हो गया, मैप्स हो गया, ये सारी चीज़ों के थ्रू प्रेजेंटेशन या ग्राफ पेपर के थ्रू कुछ समझा रहे हो तो वो आपका टीचिंग एड हो गया। ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू टीचिंग एड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप पहले कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, देन उसके बाद क्वेश्चन आंसर को बोर्ड पे लिख के बता रहे हैं आप स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स कॉपी डाउन कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड से देखकर। तो ये आपका ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी हो गया। एक्सप्लेनेशन पार्ट ये हो गया कि आपने पहले पूरे चैप्टर को समझाया एंड देन क्वेश्चन आंसर जब आप करवा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे लिख के, तो वो ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी हो गया। ज़रूरी नहीं है ये हर समय ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी भी हो। यहाँ पर अगर आप एक्सप्लेनेशन के बाद किसी चीज़ के थ्रू डेमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो वो आपका टीचिंग एड्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप जो होता है वो है रिवीजन एंड होमवर्क। अपने जो भी आपने कंटेंट तैयार किया था पढ़ाने के लिए वो आपने पढ़ा दिया, जो भी टीचिंग एड या ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी आपको करनी थी वो कर लिया आपने। अब हो जाता है स्टूडेंट्स को कितना समझ में आया। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्लास को समझ में आया या नहीं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप स्टूडेंट्स से पूछेंगे कि उन्हें टाइम देंगे 5 to 10 मिनट्स का, उनसे उन्हें अपनी क्वेश्चंस या क्वेरीज़ को अराइज करने देंगे कि उन्हें क्या, जो भी वो क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं या जो भी चीज़ उन्हें समझ में नहीं आया वो आराम से वो पूछ सकते हैं उस 5 to 10 मिनट्स में। अगर क्लास को कोई डाउट नहीं है, क्लास से कोई क्वेश्चंस अराइज नहीं होता है, दैट मीन्स उन्हें आपका जो एक्सप्लेनेशन था वो समझ आया, अपने जो कंटेंट उन्हें बताने की कोशिश की वो उन्हें समझ आया। ठीक है, देन आप उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो पूरे एंटायर क्लास में आपने पढ़ाया, आप उनसे पूछेंगे टू चेक देयर नॉलेज कि उन्हें कितना समझ में आया। ठीक है, वो हो जाता है रिविजन वाला पार्ट। एंड देन होमवर्क पार्ट। होमवर्क पार्ट में आप स्टूडेंट्स को लर्न करने दे सकते हैं, कुछ सम्स बनाने दे सकते हैं। अगर आप मैथ्स वगैरह पढ़ा रहे हैं तो चैप्टर सॉल्व करने दे सकते हैं, जो कि आपका होमवर्क पार्ट में आ जाता है। ठीक है, जब आप क्लास में माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं तो अपार्ट फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़ आपको क्लास मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ इन स्किल्स पे, इन प्रोसेस पे ध्यान देकर अपनी माइक्रो टीचिंग कंप्लीट नहीं कर सकते हो। क्लास एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर करता है। अगर आप इन स्टेप्स में से किसी स्टेप को फॉलो कर रहे हो और क्लास नॉइजी है, क्लास अटेंटिव नहीं है, या क्लास में बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग हो रही है, तो आपको अपनी क्लास को मैनेज करना है, क्लास को भी शांत करना है। वो भी आपका एक माइक्रो टीचिंग का स्टेप है। ठीक है, यहाँ तक हो गई आपकी स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। उसके बाद क्या होता है, हम लोग अभी माइक्रो टीचिंग के बारे में बात कर रहे हैं, एक्चुअली टीचिंग प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहे हैं। ऑलमोस्ट ये सारे स्टेप्स ही आएंगे टीचिंग प्रैक्टिस में भी, बट जब ये सारे स्टेप्स को आप कंप्लीट कर लेंगे माइक्रो टीचिंग में, देन वहाँ पे जो मेंटर बैठे हुए हैं, जो आपके टीचर या जो मेंटर बैठे हुए हैं, वो आपको फीडबैक देंगे। पहला स्टेप आपका क्या था, प्लानिंग था। इंट्रोडक्शन के पहले वाले स्टेप को प्लानिंग कहते हैं, जहाँ पर आपने लेसन प्लान बनाया, टीचिंग एड्स तैयार किया, अपने कंटेंट को प्रिपेयर किया कि क्या आपको पढ़ाना है, उस पर आपने पढ़ाई करी कि कैसे आपको उसे प्रेजेंट करना है। वो सारी चीज़ें जो भी आपने प्लानिंग की वो आपका प्लानिंग फेज़ हो जाता है। ठीक है, दिस इज़ अ माइक्रो टीचिंग साइकिल एज वेल। देन उसके बाद स्टेप 1 से लेकर स्टेप 7 तक आपने जो भी किया वो
टीचिंग वाले स्टेप में आ जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट आपने पढ़ाया ही है इन सारे स्टेप्स में, या तो स्टूडेंट से पूछा है या आपने उन्हें बताया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टीचिंग वाला स्टेप पॉइंट नंबर 7 के साथ आपका टीचिंग स्टेप जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब आता है फीडबैक स्टेप। फीडबैक स्टेप जो होता है वो कौन देगा? आपको मिलेगा। जो स्टूडेंट्स टीचर हैं, जो ट्रेनीज़ हैं, उन्हें फीडबैक मिलेगा। किससे? अपने बीएड कॉलेज के टीचर्स से, मेंटर्स से। वो फीडबैक देंगे कि उन्हें आपकी पढ़ाई सेटिस्फैक्ट्री लगी या नहीं, कहाँ पर आपने गलती किया, कहाँ पे आपको इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है, कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे जिसके लिए आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। लेसन प्लान जो आपने बनाया है उसमें जो स्टेप्स आपने फॉलो किए हैं वो सही है या नहीं, लेसन प्लान को चेंज करने की ज़रूरत है, या पढ़ाने के समय स्टिम्युलस वेरिएशन या रीइंफोर्समेंट में कहीं पर आप कुछ गलत कर रहे हो, लाइक एक जगह खड़े होकर पढ़ा रहे हो, क्लास में आप मूव नहीं कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, या आई कॉन्टैक्ट सही नहीं है, या कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो आपको टीचिंग के दौरान नहीं करनी है, वो सारी चीज़ के बारे में वो जो आपके गाइड हैं वो आपको बताएंगे। देन जब वो बताएंगे तो आपको उन सारी चीज़ों पर वर्क करना है, इम्प्रोवाइज़ करना है। देन फिर से आप रीप्लान करोगे अपने कंटेंट को, फिर रीटीच करोगे, एंड देन फिर से आपको रीफीडबैक मिलेगी। ठीक है, एक बार आपको फीडबैक मिला कि आपको क्या क्या कहाँ किस किस स्टेप्स में इम्प्रोवाइज़ करना है, देन आप फिर से अपने कंटेंट को रीप्लान करोगे उस अकॉर्डिंग, जो आपको एडवाइस मिली है उस अकॉर्डिंग। देन क्लास में आप रीटीच करोगे, एंड देन फिर जो मेंटर्स हैं वो आपको रीफीडबैक देंगे कि इस टाइम आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी। ये होता है स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, एंड माइक्रो टीचिंग का जो भी साइकिल होता है, 3 स्टेप साइकिल होता है, वो हो गया ये। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आपको सिर्फ माइक्रो टीचिंग में नहीं, जब आप पढ़ाने जाएंगे अपनी एक्चुअल टीचिंग प्रैक्टिस में, वहाँ पे भी ध्यान देना है फॉर इफ़ेक्टिव टीचिंग। बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं ये सारे, जिसको अगर ध्यान में रखकर आप पढ़ाएंगे तो आपकी माइक्रो टीचिंग भी बहुत सक्सेसफुल रहेगी, और टीचिंग प्रैक्टिस भी जो है वो बहुत इफेक्टिव एंड बहुत सक्सेसफुल रहेगी। आई होप यू फाइंड माई टुडेज़ वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको किसी भी स्टेप में या कहीं पे भी कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज़ हैं बीएड वीडियो से रिलेटेड, या इस पार्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड, या बीएड से रिलेटेड कोई आप वीडियो चाहते हैं बीएड के सिलेबस से या कंटेंट से या किसी टॉपिक से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली कंसिडर करूँगी रिक्वेस्ट आपकी, और उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय।